नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें, मणिपुर हिंसा पर जिला महिला कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया है। बता दें कि भिलाई सेक्टर 10 गुंडीचा मंडप में हुए इस मौन सत्याग्रह में संगठन से जुड़ी महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर 2 घंटे तक मौन सत्याग्रह में बैठी रही और मणिपुर में महिलाओं पर हो रही हिंसा पर अपना विरोध दर्ज करवाया। मौन सत्याग्रह को लेकर जिला महिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने कहा है कि लगातार 2 महीने से जारी हिंसा के बीच महिलाएं के साथ जो कुछ हो रहा है वो सोचकर भी रूह कांप जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो घटना हमारे साथ हो रही हो। लेकिन आज भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग चुप बैठे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो ये कहते हैं, ये परिलक्षित हो रहा है कि ये आगामी चुनाव को देखते हुए मणिपुर धू-धू करके जल रहा है। आज पौने 3 माह हो गए हैं, वहाँ हिंसा लगातार बढ़ रही है। स्कूल्स बंद है, व्यवसाय बंद है, लोगों की नौकरियां बंद है और घरों में घुस के हिंसा फैलाई जा रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमने पेपर में ये भी पढ़ा कि एक ऐसे भाई जो हमारे यहाँ सेना के कर्मी थे, उनकी वाइफ के साथ इतनी बड़ी घटना हुई। मोदी जी, अब तो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागिए और ये जो आपने ये माहौल बना रखा है, ये सरकार को बर्खास्त कीजिए। तो महिला मोर्चा मौन सत्याग्रह पर बैठी हुई है मणिपुर की हिंसा को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। संध्या, कब से चल रहा है ये मौन सत्याग्रह? जी, ये भिलाई कांग्रेस महिला मोर्चा का सत्याग्रह आज ही से शुरू हुआ है, जिसपे महिला मोर्चा के अध्यक्ष बैठी हुई हैं, जिन्होंने मणिपुर की घटना के साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के अपनी विरोध दर्ज किया है। और उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको केंद्र सरकार द्वारा संज्ञान में लिया जाना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के तगड़े नियम और कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे होने वाले अपराधों को रोका जा सके। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, महिला मौन सत्याग्रह पर बैठ गई है, लेकिन बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि सबसे ज्यादा हिंसा राजस्थान, जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां हो रहे हैं। तो उनको लेकर इन महिलाओं का क्या कुछ कहना है? आपने बात की क्या? जी, इस मामले में इन महिलाओं का कहना है कि काफी एक दुखद बात है कि जिस तरीके से अत्याचार है उसमें लेकर के यहाँ पे भी राजनीति की जा रही है। भाजपा शासित और कांग्रेस शासित जिस तरीके से किया जा रहा है, अत्याचार हो चाहे जिसके भी राज्य में हो, इनका ये साफ कहना है जिसको रोकने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए जो छोटी मानसिकता को दर्शाता है। जी स्वीटी। कितनी औरतों की संख्या बताई जा रही है जो इस सत्याग्रह पर बैठी है? इसमें भिलाई कांग्रेस महिला मोर्चा की करीब 100 से ज्यादा महिलाएं बैठी हुई हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। और इनका साफ कहना है कि जब तक इस मामले में कुछ हल नहीं निकल जाता, ये विरोध जो है अलग अलग स्वरूपों में इनका जाहिर रहेगा और किया जाता रहेगा। जी स्थिति। तो कब तक चलेगा यह सत्याग्रह? जी, इस मामले में अभी इनका कहना है कि सत्याग्रह जारी रहेगा और एक अनिश्चितकालीन रूप लिया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर के यहाँ की कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो इसको लेकर विरोध दर्ज करा रही हैं, जो रैली की शक्ल में निकल रही है। इनके द्वारा भी रैली निकाला जाना है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो क्या लगता है महिला मोर्चा जो मौन सत्याग्रह पे निकली हुई है, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? उनका इस मामले में कहना है कि उन्होंने अपना एक जो देखते हुए आक्रोश पनपा उसको लेकर के इनके द्वारा यह सत्याग्रह जारी किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार कुंभकर्णी नींद में है। केंद्र सरकार को जागना होगा और इन अपराधों को लेकर के कुछ नियम कायदों को लेकर के तगड़े नियम बनाए, तभी उनका ये जो सत्याग्रह वो सफल होगा। तो इस सत्याग्रह से जुड़ी हुई और क्या कुछ जानकारी है संध्या आपके पास? जी, इस मामले में यहाँ की जो कांग्रेस की अध्यक्ष है महिला मोर्चा की सुभद्रा सिंह जी, वो भी साथ में बैठी हुई। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा के शासित केंद्र सरकार द्वारा ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, लगातार इसकी महिलाएं बहुत मणिपुर की घटना को लेकर के ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक कृत्य किया गया है उसको लेकर के इनका साफ कहना है कि कुछ एक कठोर नियम बनाए सरकार, जिसके लेके जब तक न बन जाएगा इनका यह सत्याग्रह जारी रहेगा। जी, एक दिवसीय ये सत्याग्रह बताया जा रहा है? जी, लेकिन इसको अलग अलग रैली है, धरना है, प्रदर्शन है, इनकी रूपरेखा बनी हुई है जो अलग अलग दिनों में अलग अलग रूपों में इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या तमाम जानकारियों के लिए। तो महिला का सत्याग्रह चल रहा है, मुंह पर काली पट्टी बांध के मौन सत्याग्रह लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के अपर सचिव सुब्रत साहू ने बलौदाबाजार का दौरा करते
किया। बता दें कि जिले की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लेने के लिए जिले के विभिन्न गौठानों में संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क, स्कूल भवन और अन्य शासन की योजनाओं के कार्यों का जायजा लेने बलौदाबाजार जिले के विभिन्न विकास खंड में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं से गौठान में संचालित गतिविधियों से जुड़कर जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के संबंध में जानकारी हासिल की। तो योजनाओं के कार्यों का जायजा लिया है। अपर सचिव सुब्रत साहू पहुंचे हैं बलौदाबाजार। वहां पे कौन से काम अभी चल रहे हैं, कौन से काम बाकी है, कितनी देर लगेगी उनको पूरे होने में, सबकी जानकारी उनके द्वारा ली गई है। वृक्षारोपण भी यहाँ पे किया गया है। देखिए भारी संख्या में अधिकारी यहाँ पे आए उनको जानकारी देने के लिए। ऐसे में योजना किस तरीके से आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है या अब नहीं, इस बारे में भी जानकारी सुब्रत साहू की तरफ से ली गई है। तो बलौदाबाजार पहुंचे हैं और ऐसे में फ्लैगशिप योजना की बात की जाए तो उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी ली है। तमाम इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया है, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद है। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है। और ऐसे में कार्य कितने पूर्ण हो चुके हैं, कार्य कितने बाकी है, कितना वक्त लगेगा, क्या लागत है, सबके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। ग्रामीणों से भी उन्होंने बातचीत की है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है, ये भी ग्रामीणों से उन्होंने हालचाल जाना है। और ऐसे में वृक्षारोपण भी उन्होंने एक दो जगह यहाँ पे किया है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। बलौदाबाजार पहुंचे हैं सुब्रत साहू, जहां पे पहुंच के उन्होंने ग्रामीणों से जानकारी ली है। इसी के साथ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे, जिनके साथ उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है। तो अपर सचिव सुब्रत साहू पहुंचे हैं बलौदाबाजार, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए उनके साथ ग्रामीण भी मौजूद है, ग्रामीणों से बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं, ग्रामीणों से हालचाल जान रहे हैं, किसी कोई चीज की परेशानी नहीं है ये भी ग्रामीणों से जान रहे हैं। और जल्द से जल्द उनकी परेशानियों के निस्तारण के बारे में भी उन्होंने ग्रामीणों से कहा है। और ऐसे में अपर सचिव है सुब्रत साहू, जो कि बलौदाबाजार पहुंचे हैं, जहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। और तमाम उन इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया जहाँ पे जल भराव भी हुआ है। और इसमें बता दें कि फ्लैगशिप योजना के तहत भी कितना काम आगे बढ़ा है, कितना काम बाकी है, कब तक पूरा हो जाएगा, इन सब चीजों की भी जानकारी उनके तरफ से ली गई है। और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब सुब्रत साहू पहुंचे हैं बलौदाबाजार। देखिए तस्वीर में तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है, उनको जानकारी दे रही हैं। और ऐसे में ग्रामीण भी आपको इसमें दिख जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कब पहुंचे थे सुब्रत साहू और क्या कुछ जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी हुई? अपर कलेक्टर सुब्रत साहू जी आए हैं, तो जिले में जो चल रही है रिपा की जो भी जिले में कार्य कर रहे हैं, और महिला स्व समूह को द्वारा यहाँ पर जो दुरेली जो ग्राम कोठान है वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जब जिले छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी और आदर्श कोठान घोषित किया गया था, उसी को देखने आज अपर सचिव सुब्रत साहू पहुंचे थे। उनके साथ रजत बंसल और जिले के कलेक्टर। हेलो, जानकारी ली है योजनाओं के बारे में? जी, जितने भी स्व समूह की जो महिलाएं हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की, जो शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना का आपको लाभ मिल रहा है, तो सभी महिलाओं ने बताया कि हमको जब से हम रिपा में जुड़े हैं तब से हमारी आर्थिक से बहुत मजबूत हो चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो देखिए अपर सचिव सुब्रत साहू पहुंचे हैं बलौदाबाजार, उन्होंने दौरा किया, फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी लिया। और ऐसे में उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की है इस बारे में। और अंबिकापुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां रजा अंसारी नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक विधवा को प्रेम जाल में फंसा लिया है। इसके बाद युवक ने मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली है और उसके साथ किराए के मकान में रहने लगा। बाद में युवती पर युवक धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने शुक्रवार को महिला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी को के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही होती है वो की जा रही है। और अभी जिस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है और इसमें मामले में अग्रिम कार्यवाही जारी है। एक लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी।
तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नया लड़का भी ढूंढ रही थी, तो वो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे। और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू ना होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। का है जो अपना क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था, हिंदू बता के। हाँ, हिंदू बता के बात करता था। और क्या बोलते हैं अपना नाम तो सही बताया था, लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। वो क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, क्या नाम? मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को, और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। तो फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैं आने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे को जबरदस्ती को रखता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था। तो अंबिकापुर से लव जिहाद का मामला निकल के सामने आया है। बता दें कि रजा जो है वो राजा महंत बन चुका है। इसके बाद से जब लड़की को जानकारी लगी तो लड़की ने महिला पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। अब कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या है ये पूरा मामला, कब लड़की को जानकारी मिली, कितने दिन से लगातार मामला चल रहा था? देखिए, फिलहाल जिस तरह से लड़की ने बयान दिया है, उसने कहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है और शादी करने से पहले उसे ये इस बात का इल्म भी नहीं था कि लड़का जो है वो मुसलमान है। जिसके बाद वो जब साथ रहने लगी तो चीजें उसके सामने आती गई और इसके बाद लड़की को ये आभास हुआ कि ये जो राजा अंसारी नाम का जो युवक है उसने धोखा देकर उससे शादी की है। इस मामले को लेकर शिकायत की गई है। फिलहाल इस शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। तो कितने दिनों से ये मामला चल रहा था? लड़की को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ बीच में? देखिए, लगभग लड़की जो है उसको झूठ बोलकर ही शादी किया गया था। शायद हो सकता है कि इस वजह से उसे शक ना हुआ होगा कि लड़का जो है वो इस धर्म से ताल्लुक रखता है। तो दूसरी तरफ ये कोई पहला मामला नहीं है। देश में इस तरह से कई और मामले सामने आ गए हैं जिसमें युवकों द्वारा अपना नाम बदलकर या फिर अलग चीजों से वो लड़कियों से शादी कर लेते हैं। तो फिलहाल ये मामला पूरी तरह से प्रथम दृष्टिया तो यही नजर आ रहा है कि लव जिहाद का ही मामला है, क्योंकि इसमें मामले में पुलिस ने युवक को तो गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करेगी रजा उर्फ राजा पर? देखिए, जो कानूनन जो कार्रवाई होगी, जो धोखाधड़ी की कार्रवाई, जिस तरह से शादी के संबंध में कार्रवाई, मारपीट की कार्रवाई, तो तमाम जो धाराएं हैं जिसके तहत पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। लड़की के परिजनों का क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश जी? जी, फिलहाल परिजनों से इस संबंध में सामने परिजन नहीं आया है। फिलहाल लड़की ही सामने आई है और उन्हें अपनी आप बीती बताई है और वो लगातार ये मांग कर रही है कि इस युवक पे सख्त। तो क्या इस पूरे प्रकरण पर रजा का कोई बयान निकल के सामने आया है? देखिए, जिस तरह से लड़की ने जो बयान दिया था, लड़की ने थाने में शिकायत की थी, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो जाहिर तौर पे एक आरोपी जो है वो तो अपना बयान देगा, वो अपना पक्ष रखेगा। तो फिलहाल इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि असल में ये मामला क्या है। लड़की का बयान है और दूसरी तरफ रजा जो है दलील दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तमाम बिंदुओं पर पुलिस आगे की जांच करेगी और पुलिस ये तय करेगी कि किस अपराध में रजा को न्यायालय में पेश किया जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश जी। बता दें, बलौदाबाजार जिले में आउटर पर खड़ी गाड़ियों में बिजली चोरी करने वाले शातिर चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चोर गिरोह आउटर पर खड़ी गाड़ियों से डीजल चोरी करते थे। बता दें कि बीते दिनों से 5 डीजल चोरी की घटना थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आज रंगे हाथ पकड़ा है। चोरी में प्रयोग में की गई महिंद्रा कार के साथ आरोपी को 35 लीटर डीजल चोरी करते हुए पकड़ा गया है। और ऐसे में आउटर एरिया में गाड़ी जो खड़ी थी वहां से डीजल चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे ये आरोपी।
तो शातिर डीजे चोर गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया है। ऑडिटोरियम में गाड़ी जो खड़ी थी उनमें से डीजल चोरी किया करते थे ये। कोरबा कोतवाली पुलिस ने भागने की फिराक में एक युवक को बस स्टैंड से शक के आधार पर पकड़ लिया है, जहां युवक पर लाखों की चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा था। आपको बता दें कि आरोपी चोर ने पुरानी बस्ती स्थित भंडारी चौक के एक निवासी के घर में लाखों की चोरी की थी, जिसे पुराने बस स्टैंड से पकड़कर पूछताछ की गई तो इनसे अब इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लाखों की चोरी का ये पुराना मामला है और आपको बता दें कि जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर सक्रिय कर दिए और चोर पकड़ लिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 4 लाख के जेवर और नकदी बरामद कर लिए हैं। और बलरामपुर जिले में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीण नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव में ना तो बिजली है और ना ही सड़क। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीण शासन प्रशासन पर उपेक्षा करने का आरोप भी लगा रही है। वहीं मामले में जिले के कलेक्टर ने गाँव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही, लेकिन गाँव की तस्वीरें शासन प्रशासन के विकास के दावों की पोल जरूर खोल रही है। तो एक गांव ऐसा है जहां बलरामपुर में जो अभी भी काफी ज्यादा पिछड़ा है। बता दें यहाँ पे पानी तक की सुविधा नहीं है। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ के ग्रामीण पानी गड्ढे में से निकाल के पीने को मजबूर है और ऐसे में सिर्फ पानी नहीं, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य, सभी चीजों से, मूलभूत सुविधाओं से ये गांव वंचित है। और ऐसे में कलेक्टर ने साफ तौर पे कह दिया है कि यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे वहां के डीएम की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे बूंद बूंद के मोहताज होते हुए भी यहाँ के ग्रामीण आपको दिख रहे हैं, पानी तक नहीं पहुंच पा रही। और ऐसे में ग्रामीणों की शिकायत काफी ज्यादा है कि यहाँ पे हमारा ध्यान रखा नहीं जाता, यहाँ तक पानी नहीं पहुंच रही है। सिर्फ पानी की बात नहीं है, चाहे बिजली हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या हो जिनका निवारण नहीं हो पा रहा। और इसीलिए ये ग्रामीण जो है वो देखिए किस तरीके से एक ही पानी से नहाने को मजबूर है, पीने को मजबूर है। और ऐसे में यहाँ पे ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतलब ये ओम प्रकाश जी, अभी भी ऐसा कोई गांव है जहां पे पानी नहीं पहुंचता है? बहुत बड़ी बात है। जाहिर तौर पे स्वीटी, जिस तरह से सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर गांव में मूलभूत सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, हालांकि सरकार पहुंच भी रही है, वहां मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई भी जा रही है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, वो काम फिलहाल ठीक नजर नहीं आता। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी जो है काम में लापरवाही करते हैं और इसका खामियाजा जो है ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। जिस तरह से हमने ये वानगी देखी है कि बलरामपुर जिले के गुरमुट्टी गांव से लगा हुआ एक क्षेत्र है धौरपुर गांव, जहां तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा परिवार निवास करते हैं और इस गांव में तकरीबन 50 से 60 की जनसंख्या है। लेकिन ये जो लोग हैं ये बरसात के दिनों में तो काफी मुश्किलें इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा गांव जो है टापू में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है। पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत इनको करना पड़ रही है। झीरिया का पानी होता है उसके सहारे ये दिन गुजारना पड़ते हैं। जाहिर तौर पे ऐसे में बीमारियों का प्रकोप तो यहाँ बढ़ना लाजिमी है। इसी तरह जो हालांकि सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां पर व्यवस्था की है, सौर ऊर्जा की व्यवस्था की है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में वो भी दम तोड़ चुका है, उसकी बैटरी खराब हो गई है। लेकिन कोई अधिकारी वहां जाकर उस सोलर जो चलित जो लाइट है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जाहिर तौर पर जो ग्रामीणों की स्थिति जो है वो काफी, सिर्फ यही गांव नहीं, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे गांव हैं जो तकरीबन आम आबादी से कटा हुआ रहता है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, वो जंगल क्षेत्र में हो, या फिर नदी नालों के आसपास हो। तो ऐसे तमाम जो ग्रामीण हैं वो आज भी ऐसे दिन गुजारने को मजबूर है।
जी। ये भी जानकारी आई है कि यहाँ पे कलेक्टर का कहना है कि इनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जिसमें ग्रामीण गड्ढे से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ये उन दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। ओम प्रकाश जी, देखिए स्वीटी, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, जो अधिकारियों द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि सरकार हर कोने में तो नहीं पहुंच सकती, वो अधिकारियों के दम पर ही लोगों में सुविधाएं मुहैया कराती है। तो जो इसका जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। इसकी बानगी तो हम यही तो यहाँ सवाल है इस कि गाँव में जमीनी स्तर पे काम क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ है वो अधिकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, जहां जैसे इस गांव की बात हम यदि कर रहे हैं तो इस गांव में कुएं की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुआं जो है वो गर्मी के दिनों में सूख जाता है। दूसरी तरफ सोलर ऊर्जा की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी है, क्योंकि यहाँ बिजली के कनेक्शन या बिजली पोल ले जाना जो है वो टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र होता है, जंगलों से घिरा क्षेत्र होता है। लेकिन इसके बजाय यहाँ पे सोलर की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई, लेकिन ये मेंटेनेंस के अभाव में ये जो सोलर ऊर्जा है वो दम तोड़ चुकी है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार कई योजनाएं ला रही है इन लोगों तक पहुंचने की, लेकिन जो अधिकारी वर्ग है, जिनको जमीनी स्तर पर काम करना है, वो कहीं ना कहीं इस मामले में फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ये गांव है जहां पे मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। इस पूरे मामले में डीएम का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। इस बारे में बिजली की व्यवस्था की गई थी, बट उसको चेक कराने के बाद में अगर वहाँ खराब हो गया हो तो हम रेडा से ही उसको रिप्लेस कराने के लिए सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। पेयजल के संबंध में अभी हम चेक करा लेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था तात्कालिक रूप से हो सकती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य कैंप की बात है, इस गांव के और इस पारा टोला के अलावा भी 1-2 गांव जो संज्ञान में लाया गया है, वहाँ पर आगामी एक सप्ताह में जो है हमारा स्वास्थ्य का दल पहुँचे, आमजनों के स्वास्थ्य की जांच करे। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही हैं ग्रामीण, और ऐसे में जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो साफ तौर पे अधिकारियों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कलेक्टर का ये दावा है कि यहाँ पे चीजें पहुंचाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक एक बूंद के लिए ग्रामीण तरस रही है, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। महिला मजबूर है, दूर दूर तक पानी ले जाने के लिए कुएं यहाँ पे सूख चुके हैं, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर भिलाई से है, जहां इलाके में बारिश से हुमस के चलते और फ्लू संक्रमण के मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। बता दें कि प्रतिदिन आई फ्लू के दर्जनों केस सामने आ रहे हैं। हालांकि ये बीमारी सामान्य के अंतर्गत आती है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आई फ्लू की शिकायतें पूरे जिले से मिल रही है। हालांकि ये बीमारी अपने आप में ही ठीक हो जाती है। यदि घर में किसी एक को ये शिकायत है तो अन्य लोगों को भी होने की संभावना हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो मरीज के संपर्क में हो। इसके लिए सावधानी भी बरतने की जरूरत है। मरीज के उपयोग की गई वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों को उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे उनके रुमाल, तौलिया और गमछा हो गया। यदि मरीज अपने हाथों से आंखों को नहीं छूना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।